द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजूर रहमान। आज का विषय खास करके गर्भवती महिला और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को लेकर है, जिसको लेकर आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई है काफ़ी चर्चित महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नायडू कुमारी जी, जिनकी तारुफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सभी लोग वाकिफ़ ही हैं। हमारा तारुफ भी कम पड़ेगा क्योंकि काफ़ी चर्चित हैं ये मधेपुरा सहित कोसी जोन में, खास करके महिला रोग को लेकर। और पिछले कई सालों से मधेपुरा में इनकी सेवा जारी रही है और हमने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। इनकी जो सेवा है स्वास्थ्य से संबंधित, वो काफ़ी गंभीरतापूर्वक और काफ़ी व्यवहारिक तौर पर इन्होंने अपने फ़र्ज़ को अंजाम दिया है हमेशा, जिसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए वो कम होगी। आज हम जो विषय पर बैठे हैं, ये विषय खास करके हमने पहले भी बताया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नवजात शिशु है, उनके सेहत को लेकर है। वो काफ़ी अहम मुद्दा है, ये काफ़ी अहम विषय है ये, जिसको सभी लोगों को सुनना चाहिए और इसे शेयर भी करना चाहिए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सके। आप ये समझिए कि मेरा छोड़ दीजिए, लेकिन इनका जो वक्त है काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, उस बीच से ये वक्त निकाल कर आज यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक चिंता है। कोसी जोन में जिस तरह से हमारा पिछड़ा इलाका है और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी यहाँ खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो लापरवाही बरती जाती है, उसको अवेयरनेस के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य का और अपने बच्चों का जो उसके पेट में पल रहा है उसका किस तरह से ख्याल रखना है, यही चिंता है जो आज इनको अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर आने को मजबूर किया है। और तो इसीलिए हम सभी से गुजारिश करेंगे, जो भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम शुरू करते हैं आज के इस विषय पर। सबसे पहले आपका रिपब्लिकन टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद। आज आप काफ़ी बिजी शेड्यूल से आप यहाँ तशरीफ़ लाई है। कई पेशेंट, निश्चित तौर पर अभी भी कई पेशेंट होंगे जिसको अभी आपको देखना होगा, लेकिन फिर भी बावजूद भी आप यहाँ पधारी है, ये कम बड़ी बात नहीं। ये आप निश्चित तौर पर ये आपकी इस इलाके की जो चिंता है वही आपको यहाँ तक खींच के लाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ आकर अपनी तारुफ या कोई भी बात कहने की, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज महिला और ख़ास करके गर्भवती महिला और जो नवजात शिशु है उसको लेकर हमने कुछ सवाल आपसे भी जानकारी लेकर हमने तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि हमारा समाज आज 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे समाज में गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की स्थिति पाई जाती है और उनके द्वारा जन्म दिए गए शिशु भी कुपोषित होते हैं। इसकी क्या वजह है और इसका निवारण क्या है, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, हमारा जो मधेपुरा और हमारा कोसी एरिया है बहुत रूरल है। यहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग रहते हैं। जो हमारा रूरल एरिया है और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, तो जब लो सोशियो इकोनॉमिक है तो हमारा एजुकेशन भी, हमारा रेट हमारा कम है। क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करें तो जब हमारे इकोनॉमिक स्टेटस ही हमारे परिवार का कम है तो ऑब्वियस हम उसे वो चीज़ें न्यूट्रिशन नहीं मुहैया कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके जो फूड के जो सोर्सेस है वो लिमिट है। वो जो हमारे जो बैलेंस फूड है वो उसको जान नहीं रहा है। कब हमें लेना है, हमारा जो भी डॉक्टर की हेल्प कब लेनी है, जबकि हमारे आसपास 3 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इतने सदर अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। सरकार भी बहुत सारी मदद कर रही है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही है। फिर भी हमारे जो समाज है वो एजुकेशन लेवल कम है, तो उस चीज़ों को वो लोग नहीं ले पा रहा है जो हम लोग देना चाहते हैं, हमारी सरकार देना चाहती है। हमारा समाज जागरूकता अभियान भी चलाता है, लेकिन एजुकेशन अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से वो नहीं ले पाता है।
सबसे पहली बात है एजुकेशन नहीं है, तो वो चीज़ें उन तक पहुंच नहीं पा रही है, वो जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही है। दूसरा और कुपोषण की समस्या ये है कि एज लो, मतलब कम एजों में लड़कियों की शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, उस समय उन्हें कुपोषण की समस्या होती है, प्रॉपर फूड नहीं ले पाती है। तीसरी चीज़ है कि बच्चे की जो प्लानिंग करते हैं, कोई प्लानिंग ही नहीं करते ये लोग। बेसिकली एक बच्चा हुआ, सरकार कहे कि 3 साल का गैप करिए दूसरा बच्चा में, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। जबकि कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत उपाय हैं, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती है, कॉपर टी की, इंजेक्शन की और गोलियों की, जो कि मुफ्त में सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में मुहैया सरकार करा रही है। और उसके लिए आशा और आंगनवाड़ी वर्कर और हम लोग डॉक्टर्स भी पेशेंट को बताते हैं कि आपको कैसे 2 बच्चों के बीच गैप रखना है, क्या करना चाहिए, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो 2 बच्चों के बीच का गैप कम होता जाता है, एक बच्चा दूध पीता है और दूसरा घर में रह जाता है, तो माँ हमारी क्या है, एक बच्चे को दूध पिला रही है, तो हमारे बॉडी में जो विटामिन, कैल्शियम, आयरन की जो डिफिशियंसी हो रही, तो कुपोषित हो रहे हैं, और वो बच्चा हम फिर घर में पाल रहे हैं, तो अंदर का जो हमारा घर में बच्चा वो भी कुपोषित हो रहा है, और जो हमारा एक बच्चा पहले से हम उसको पाल रहे थे, उसको प्रॉपर अपनी फीडिंग नहीं दे पाए, उसके वजह से वो कुपोषित हो गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी माँ और जो हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषित ना हो। तो मतलब जैसे गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, और बढ़ते समय के साथ इसका अतिरिक्त कैलोरी की भी आवश्यकता होती है, उसका क्या है मापदंड? देखिए, पहले वैसे तो पूरे गर्भावस्था को 3 भाग में बांटा जाता है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहली तिमाही में बहुत ज़्यादा बॉडी में, जैसे हमारा बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, महिलाओं के बॉडी में चेंजेस होता है गर्भवती महिलाओं में, और हमारे बच्चे को ग्रोथ की ज़रूरत होती, ग्रोथ हो रहा है हमारे, तो कैलोरी की तो आवश्यकता होती ही है। जो नॉर्मल हमारा प्री प्रेगनेंसी स्टेट की जो कैलोरी होती है वो कम होती है। जब फर्स्ट तिमाही में बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है बॉडी को, तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरी तिमाही, मतलब तीसरे से छठे महीने और छठे से 9वें महीने में एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत होती है। 300 से 400 कैलोरी जो है दूसरी तिमाही में ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा की, और तीसरी तिमाही में 400 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है। तो आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि पहली तिमाही में हम 2000 कैलोरी यूज़ करें, तीसरी तिमाही में 2200 से 2300 कैलोरी यूज़ करें, और तीसरी तिमाही में हम 2400 से 2500 कैलोरी हमें ज़रूरत होती है। मतलब 300 और 500 एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कैलोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस कैलोरी को पूरा करने के लिए हमको जो है, आपको डाइट प्लान अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, और जो सप्लीमेंट्स होते हैं आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, ताकि जो बॉडी का डिमांड है वो फुलफिल हो सके, ताकि न माँ कुपोषित हो सके, ना जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो कुपोषित हो सके। इसी संबंधित दूसरा सवाल ये है कि गर्भवती महिलाओं को भोजन के साथ दवाई या डाइटरी सप्लीमेंट्री की भी आवश्यकता पड़ती है? अगर आवश्यकता है तो कब कब पड़ती है? देखिए, आवश्यकता तो बिल्कुल ही है, क्योंकि जो डाइट प्लान है वो उस तरह से महिलाएं खाती नहीं हैं। पहली तिमाही में पेशेंट को बहुत उल्टी होती है, वो नेचुरल है कि हमारे बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं, तो वो वॉमिटिंग टेंडेंसी लाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, चक्कर, कमजोरी आती है, तो और खाने का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, तो पेशेंट खा नहीं पाता है। तो यदि आप मरीज़ खा नहीं पा रहा है, तो वो धीरे धीरे जो है हमारा बॉडी को जितना डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लैकिंग हो रहा है हमारे बॉडी में, तो हम कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। तो जब कमज़ोर होगा तो क्या होगा, हमें आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, तो हमें एक्स्ट्रा आयरन, पहली तिमाही में हमें फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, तो फॉलिक एसिड हमें पहली तिमाही में देना है, और कुछ जाइम वगैरह हम लोग देते हैं। और पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप सुबह उठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट में स्प्राउट लें, जो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग होता है उसको लें, रात में बादाम को फुला लें, 8-10 बादाम को फुला लें, और उसको फुला के उसको छील के खाएं। बेहतर तो ये होता है कि सारे ड्राई फ्रूट्स को आप रख दें, एक मुट्ठी रोज़ खाएं, एक मुट्ठी में 45 ग्राम होते हैं, आप रोज़ एक बैलेंस डाइट होता है उसमें, चाहे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको एक मुट्ठी उठाएं, बस एक मुट्ठी समझिए आपका पर डे का डाइट है प्रेगनेंसी में। तो आप लेंगे तो जो विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, कि आगे कुछ जो बीमारी होती है वो ना हो, तो वो आपको फुलफिल कर देगा। होल फ्रूट्स लें, होल फ्रूट्स मतलब महिलाएं आती हैं और कहती है कि अरे मैम हम तो जूस ले लेते हैं,
नहीं, आप जूस ले, ठीक है, जूस भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आप जूस में क्या करते हैं ना, फाइबर को हटा देते हैं। आप होल फ्रूट्स लें, आप अनार ले रहे हैं तो होल ले लें, सेब ले रहे हैं तो सेब लें, एक समय में एक ही फ्रूट्स ले तो बेहतर है। और आप जो है खाने के होल फ्रूट्स मतलब जैसे आप एप्पल, आप मान लीजिए एक एप्पल खा रहे हैं, एक एप्पल खा लीजिए या 2 एप्पल खा लीजिए, 2 केला खाइए, तो एक समय में 2 केला ही खाइए। ऐसा नहीं कि एप्पल भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। उससे क्या होगा ना, आपको कुछ खास, आपको थोड़ा थोड़ा करके आप छोड़ देंगे, प्रॉपरली आप खा नहीं पाएंगे। एक समय में आप केला लें, इसीलिए कि उसमें फाइबर भी मिलेगा और उसमें जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो भी आपको मिल जाएगा। अब दही का सेवन जरूर करें, इसीलिए दही का सेवन करें। हम दही का स्पेशली नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे समाज में एक मिथ क्या है ना कि खट्टा नहीं खाना है। तो खट्टा में तो दही भी आता है, नींबू भी आता है, लेकिन दही और नींबू को हम खट्टा नहीं कहेंगे, क्योंकि दही जो है ना हमारा प्रीबायोटिक्स उसमें रहता है। और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ना बॉवेल हमारा थोड़ा अपसेट रहता है, हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं बॉडी में, और थोड़ा सा ना बार बार लूज स्टूल की समस्याएं होती है। तो जो हम प्रोबायोटिक्स लेंगे, दही लेंगे, तो उसमें हमको नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिलेगा, तो हमारे गट को सही रखेगा, तो हम प्रॉपर खाना खा सकेंगे। ये हो गई दही। और नींबू में हमारा विटामिन सी होता है, तो आप नींबू लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। खट्टा का मतलब होता है कि आप अचार, वाइली, स्पाइसी जो अचार होता है, आप उसको अवॉइड करें। ना कि आप महिलाएं की जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन मिथ आते जा रहा है कि आप दही नहीं लें, नींबू नहीं लें, नहीं, वो सब चीज़ें लेंगे। आप दही लेंगे तो आपका गट बहुत अच्छा रहेगा, आप प्रॉपर खाना खा सकेंगे। आपको लास्ट समय में जो गले में जलन, बेल्चिंग सब की समस्याएं, पेट में फुलनेस की समस्याएं, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि गर्भवती महिलाएं एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या गाइडलाइंस है। और कई अवसरों पर देखा गया है कि हर महीने रूटीन चेकअप, अल्ट्रासाउंड, फीटल जो डॉपलर होता है, से सही फीडिंग के बावजूद भी बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर और कई तरह के जमजात रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है और इसका निवारण क्या है? देखिए, आपका एक सवाल के साथ 4-5 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि कब कब सुनिश्चित करें कि कब कब आप डॉक्टर के पास जाएं, यही सवाल है। तो देखिए, गाइडलाइन है कि पहले जो 28 हफ्ता होता है उसमें आप हर महीने डॉक्टर के पास जाइए, हर 4 वीक पे एक बार डॉक्टर से आप मिलिए। हाँ, मिलिए। 28 हफ्ता से 36 हफ्ता तक हर 15 दिन पे डॉक्टर के पास जाइए, और 36 हफ्ता से डिलीवरी 38 वीक तक आप हर 7-7 दिन पे डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत लग रही तो आप अपने जो डॉक्टर हैं जिनसे आप दिखा रही हैं उनसे कंसल्ट कर लें। ये तो एक गाइडलाइन है कि आपको इस समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर भी ये हम लोग के बुकिस है, WHO का अपना गाइडलाइन है। उनका कहना है कि हर 1.5 महीने पे, 2 महीने पे डॉक्टर के पास जाइए। पहली तिमाही में 1 बार जाइए, दूसरी तिमाही में 1 बार जाइए, तीसरी तिमाही में 2 बार जाइए, 4 से 5 विजिट डॉक्टर का लीजिए। ये WHO का गाइडलाइन है। लेकिन जो हम लोग का बुकिस है कि आप हर 4 वीक पे 1 बार डॉक्टर से मिलिए, 28 हफ्ते तक, 28 से 36 हफ्ते तक हर 15 दिन पे मिलिए, और 36 से अप टू डिलीवरी 38 वीक तक आप 7-7 दिन पे डॉक्टर के पास जाइए। और इसके बावजूद भी आपको जरूरत पड़े तो आप जा सकते हैं। नहीं, यही सवाल था मेरा कि उसके बावजूद भी कई मौक़ों पर देखा जाता है कि बच्चे जन्मजात रोग से ग्रसित हो जाते हैं। हाँ, इसका कारण क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्या है ना कि बहुत सारे जन्मजात रोग हैं। उसके लिए आजकल बहुत सारा टेस्ट हो गया है, जिससे जन्मजात रोग, मतलब यदि बच्चे को घर में ही पता चलता है कि कोई बीमारी है तो उसको बच्चे को उसी समय टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, और जैसा कि आपने बताया कि कलर डॉपलर हो रहा है, फिटल इको हो रहा है, बहुत सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, फिर भी बच्चों में दिक्कतें आती है। कुछ क्रोमोजोमल एनोमली है, उसके वजह से आप कितना भी कुछ चीज़ें को आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, पूरी तरह से रोक नहीं सकते। क्रोमोजोमल एनोमली को आपके जागरूकता की वजह से कुछ कम किया जा सकता है, पर पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। बच्चे का जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा जब आप मान लें कि आप हम कंसीव करना चाहते हैं 2-3 महीने में, तो आप या तो डॉक्टर से एडवाइस ले जाके कि हाँ डॉक्टर साहब हम प्लान करना चाहते हैं, तो डॉक्टर आपको पहले से फॉलिक एसिड की गोली देंगे। तो फॉलिक एसिड की गोली प्रेगनेंसी प्लान के 3 महीने से लेकर पहली तिमाही तक आपको फॉलिक एसिड खानी है। इससे क्या होता है ना, कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, उस बीमारी से बचा जा सकता है।
कुछ हद तक बचा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। और भी कुछ क्रोमोजोमल एनोमलीज हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्लिनफेंटल सिंड्रोम है, प्लेटो सिंड्रोम है, और भी बहुत सारे सिंड्रोम है। ये सब चीज़ों का कुछ मार्कर जांच होता है, ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर। इन सब चीज़ों का हम लोग का एक टाइम है कि इतने महीने में करना है, इतने महीने में करना है। जो पेशेंट प्रॉपर फॉलोअप में रहती है डॉक्टर के पास, वो जांच करके यदि पता चलता है कि इस तरह का बीमारी है, तो हम लोग उसको टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बावजूद भी कोई पेशेंट जो है प्रॉपर फॉलोअप में नहीं है, पहली तिमाही में दिखाया और 6 महीने का बीच में गैप हो गया और लास्ट समय में आया दिखाने के लिए, मान लीजिए बच्चे 32 वीक में आया दिखाने, उस समय अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ये पता चलता है कि पेशेंट को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय आप टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। उस समय उस तरह के बच्चे को आपको पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ उपाय हैं वो करना होगा आपको, फिर हायर फैसिलिटी में जाना होगा, उसको आपको फिजियोथेरेपी या और कुछ भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप उसको देके उसके लाइफ को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं। क्रोमोजोमल से संबंधित एक सवाल है कि क्रोमोजोमल असमानता क्या है और इससे कौन कौन सा रोग हो सकता है और इससे बचाव क्या है? देखिए, अभी जैसे कि हम बात की कि क्रोमोजोमल एनोमली की बात कर रहे हैं आप। क्रोमोजोमल एनोमली जो है ना, एक डिसऑर्डर है क्रोमोजोम का। इसमें क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी में और नंबर में चेंजेज हो जाते हैं। क्रोमोजोम में एक म्यूटेशन हो गया। मान लीजिए हमारे शरीर में 46 क्रोमोजोम है ना, 46 क्रोमोजोम को बांटा हुआ है, 22 प्लस सेक्स क्रोमोजोम जो होता है XY और XX बांटा हुआ है। तो अब कभी क्या होता है कि आपका जो 22 है वो 23 हो गया, 24 हो गया। अब जैसे आपके 5 फिंगर हैं, कभी 6 फिंगर हो गए, इसमें एक म्यूटेशन हो गया। तो ऐसे जो हमारा क्रोमोजोम है ना, उसमें 22 से लेके 23 हो गया, 24 हो गया, अब 22 से 21 हो गया। तो ये हमारा नंबर चेंजेज हो गया। मान लीजिए 20 हो गया, है ना। मान लीजिए एक क्रोमोजोम इतना बड़ा है, मान लीजिए इसकी साइज नॉर्मल इतनी है, इतनी हो गई। तो ये जो उस जीन से जो है, उस क्रोमोजोम से मान लीजिए आपका कोई एक जो ऑर्गेन उससे रिलेटेड है, तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। उसको आप पूरी तरह रोक नहीं सकते। इसके लिए आजकल जेनेटिक काउंसलिंग है, प्रीनेटल काउंसलिंग है, वो सब करके आजकल जो साइंस हमारा इतना एडवांस हुआ है, इस सब चीज़ों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। पूरी तरह जो आप प्रिवेंट कहेंगे वो नहीं हो सकता। जी जी। छठा सवाल हमारा है कि आजकल समाज में ज़्यादातर शिशु का जन्म ऑपरेशन से होता है, जबकि पहले आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी होती थी। इसके पीछे क्या मुख्य कारण है और इसके बचाव के उपाय कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा सवाल है। सिजेरियन के रेट तो बढ़े हैं। डेटा भी यही कह रहा है कि अभी 21% रेट 20 से 29% सिजेरियन का रेट बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा पहला एक फायदा बताते हैं कि जो पहले हमारा जो बच्चे के मरने का दर था और माँ के मरने का दर था, वो ड्रास्टिक चेंज आया है। ड्रास्टिक डेटा अभी ध्यान में नहीं है मुझे, लेकिन दोनों के मरने का रेट पहले जितना था वो 2025 तक में बहुत ही कम गया है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि डॉक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा है। हमारी जो डिलीवरी होती है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। मान लीजिए आपका पेशेंट कोई, हमारा पेशेंट कोई आया और वो बहुत देर से दर्द में है, बच्चा दिक्कत में जा रहा है, तो बच्चा दिक्कत में जा रहा है, इसके पास, हम लोग के पास आजकल जो है आधुनिक मशीनें हैं, उससे घर में ही पता चल जाता है कि हमारे बच्चे की धड़कन सुस्त हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। उससे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमारा बच्चा दिक्कत में जा रहा है। बच्चा को दिक्कत थोड़ा सा ही होता है, उस समय हम लोग सिजेरियन करके बच्चा निकाल देते हैं, तो हमारा वहाँ तो बच्चे के मरने का दर घट गया, हम बच्चे को अच्छा बचा लिए। यदि हम वो ट्रेडिशनल मेथड से यदि वो डिलीवरी कराते तो वो बच्चा तो हमारा चला जाता। तो ये जो रेट बढ़ने के हैं, उसके फ़ायदे ये हैं कि हमारे बच्चे के जो मरने के दर थे वो घट गए हैं हमारे सिजेरियन सेक्शन होने से, और माँ जो हमारी मर जाती थी उसके भी घटने के, वो भी घट गया है। तो हम लोगों के अवेयरनेस की वजह से ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन रेट बढ़ा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले आजकल हमारे समाज में ओबीज पेशेंट बहुत मिल रही है, मोटी पेशेंट मिल रही है। जो मैटरनल ओबेसिटी होती है वो सबसे बड़ा कारण होता है सिजेरियन सेक्शन का। लेट एज ऑफ मैरिज, शादी भी लेट से होती है, और शादी लेट से होती है और फिर बच्चे भी प्लान लेट से करते हैं। तो वहाँ पे एक प्रीसियस वाली बात होती है कि हमें 1 से 2 बच्चे करने हैं और करने एकदम सेफ होना चाहिए। उसके मन में पहले से एक डर बना रहता है कि अरे कहीं हम नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में जाएंगे, कहीं हमारे बच्चे को दिक्कत हो गया तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो उस समय वो
उस डर की वजह से डॉक्टर को प्रेशर देती है, तो डॉक्टर उस समय सिजेरियन सेक्शन करता है। और कुछ लीगल लिटिगेशन भी होते हैं, उस वजह से भी ये दिक्कतें आ रही हैं। और कुछ कुछ इंडिकेशन है जिसमें 100% हम लोग को सिजेरियन करने हैं। एक होता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, वो एक है। बहुत सारा मदर का एज बहुत ज़्यादा है, उसमें सिजेरियन सेक्शन करेंगे। कुछ बीमारी होती है प्लासेंटा प्रीविया, एक्रीटा, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, इस समय में 100% इंडिकेटेड है कि आप ऑपरेशन करिए। यदि ऑपरेशन करके सिजेरियन करके बच्चा नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि ब्लीडिंग बहुत होगी, हमारे माँ के और बच्चे के जाने का दोनों का खतरा रहेगा। तो माल प्रेजेंटेशन, मान लीजिए बच्चा ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में है, बच्चा ब्रिज प्रेजेंटेशन में है और बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है। वैसे वेट बहुत इंडिकेशन नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे का वेट यदि 2.5 kg से कम होता है या 2.5 kg तक भी होता है तो अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी ब्रिज प्रेजेंटेशन हो जाता है। लेकिन बच्चे का वेट यदि 3-3.5 किलो है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं बचेगा। उस समय हम लोग को बच्चा बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम लोग बढ़ा है, इसका कोई गलत कारण नहीं है। उसमें हमारा माँ के मरने का रेट घटा है और हमारे बच्चे के मरने का रेट घटा है। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा है कि हम माँ के मृत्यु दर और शिशु के मृत्यु दर को सही कर रहे हैं। इसीलिए सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़े। और दूसरा है कि आजकल थोड़ी सेडेंटरी हैबिट है, लाइफ स्टाइल लोगों की अच्छी नहीं है, वातावरण में लोग घूमते टहलते एक्सरसाइज नहीं करते, उस वजह से भी है सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ गया है। 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि योग और एक्सरसाइज से महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा होती है। यह कहाँ तक सही और इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक क्या है? देखिए, योगा और एक्सरसाइज तो बहुत बड़ा रोल है नॉर्मल डिलीवरी में और प्रेगनेंसी में आपके मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। इसके लिए वैज्ञानिक कारण यही है कि आप जब योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपके जो हिप जॉइंट है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं, जो मसल्स आपके डिलीवरी में सपोर्ट करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा अच्छे से नीचे आता है और डिलीवरी स्मूथली हो जाती है। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है उसका। और दूसरा कारण है कि यदि आप योगा करते हैं तो आपका माइंड एकदम पीसफुल रहता है। आपका जो बच्चा होने के बाद जो आपके जल्दी से स्वस्थ होने की जो टाइमिंग होती है वो एकदम सही होती है, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। और दूसरा जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर होता है, जो 10, 12, 14 घंटे का जो लेबर का जो टाइम होता है, वो भी योगा और एक्सरसाइज से कम हो जाता है। तो योगा और एक्सरसाइज बहुत ही सही है। हमारे पहले के दौर में चूंकि घर का कामकाज भी लोग महिलाएं करती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ जैसे कि वॉशिंग मशीन आ गया, मसाला पीसने का मशीन आ गया, सब कुछ आ गया है। हाँ, तो साधन जो है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो हम लोग काम नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा रोल है। हाँ, इसीलिए योगा और एक्सरसाइज मस्ट है, करना चाहिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है। 8वां सवाल है कि प्री क्लॉम्सिया और ई क्लॉम्सिया गर्भवती महिलाओं के लिए जानलेवा कब हो जाती है, इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया जो है ना, ये बहुत खतरनाक है प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें प्रेगनेंसी में ना ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। पेशेंट को एक अपने मेडिकल टर्म में कन्वल्सन बोलते हैं, अपने गांव घर के भाषा में चमकी बोलते हैं, चमकी आना। अच्छा, हाँ, चमकी आना, उसी को इक्लेम्शिया कह रहे हैं। पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया, पैर हाथ पूरा फूल गया, पेशाब में भी कुछ दिक्कतें आ गई, प्रोटीन आ गया। तो ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक होती है, जानलेवा और माँ बच्चे दोनों के लिए होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या है ना कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके यदि मोटापा है तो उस पर ध्यान रखिए। मेटरनल ओबेसिटी इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। आप एक्सरसाइज कीजिए, वजन को घटा लीजिए, आप एकदम सॉल्ट इंटेक कम कीजिए, मतलब थोड़ा नमक जो ज़्यादा खाते हैं उसको थोड़ा कम कीजिए। फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, मिनरल्स लीजिए। यदि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स लेंगे तो भी ये सब चीज़ें जो आपके बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की मात्रा रहेगी तो आपको इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया नहीं होगा। और प्रॉपर आप चेकअप करवाएं डॉक्टर से। आपको डॉक्टर जब जब बुलाए तब तब जाएं, और जो डॉक्टर दवाई देते हैं उसको प्रॉपर ले। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर से दिखा के आ गए और दवाई घर में रख लिए तो आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जो आपको आयरन की दवा देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन D3 की दवा देते हैं, इन सब चीज़ों को आप लें, इन सब दवाइयों को आप लें। इससे बहुत हद तक प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया को दूर किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि दवाई तो ले आती, डॉक्टर को दिखा देती महिलाएं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। कुछ दिन खाई, खुद सेहतमंद कुछ महसूस हुई, उसके बाद दवाई छोड़ देती है। जैसे ब्लड बनने का होता है, विटामिन का होता है, वो सब भी जो है ना नहीं लेती है। तो कारण यही सब है चमकी की बीमारी का होने का। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप दवाई प्रॉपर नहीं लेंगे, दवाई तो ले ही ले, आप डाइट मेंटेन करें। आप डाइट मेंटेन करें, प्रॉपर डाइट लें। उसमें डाइट में आपको
फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। आप कुछ भी फूड ना लें। फूड क्या क्या लेना चाहिए, एक बार आपकी डाइट आप अपने डॉक्टर से बात करें, जो भी हमारी पेशेंट हो या किसी की भी पेशेंट अपने डॉक्टर से बात करे कि क्या क्या लेनी चाहिए। कम से कम बैलेंस फूड आप लेंगे जिसमें आपको आयोडीन भी रहे, कैल्शियम, आयोडीन युक्त डाइट लेनी चाहिए। आप उसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सारे चीज़ यदि रहे तो इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया बहुत कम हो जाता है। 9वां सवाल है कि बच्चों में क्लेप्टोसीमिया और कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म क्या है और इससे बचाव और उपाय क्या है? क्या गर्भावस्था में इस दिशा में कुछ किया जा सकता है ताकि बच्चे में ये रोग ना हो? ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म तो बच्चों में होता है। इसके लिए बस प्रेगनेंसी स्टेट में हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट को ना प्रॉपर एक आयोडीन युक्त डाइट होनी चाहिए उनको। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की कमी होगी बॉडी में तो बच्चा ना कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म वाला होगा। उसके लिए जो हमारा जो 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जो है वो प्रेगनेंसी के स्टेट में पर डे लेना चाहिए। जो हमारा सॉल्ट होता है, आयोडीन जो सॉल्ट होता है, 1 चम्मच सॉल्ट जो है वो 400 माइक्रोग्राम आपको आयोडीन देता है। नमक, तो हाँ, नमक की बात करते हैं तो हमारे खाने में उतना आ जाता है कि ये कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की समस्या कम होती है। यदि किसी माँ को थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो बच्चे को होने की संभावना होती है। तो यदि डॉक्टर से दिखाती है पेशेंट तो ये डॉक्टर तो चेकअप करते हैं, तो माँ का जो ट्रीटमेंट हो जाता है तो बच्चे को होने की समस्या कम होती है। यदि माँ प्रेगनेंसी के दौरान यदि अपने जो आयोडीन को जो प्रॉपर ले तो फिर उनमें बच्चे में कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की समस्या नहीं होती है। फिर भी यदि दिक्कत लगती है तो आप उनको डॉक्टर से बाद में बच्चे के डॉक्टर से दिखा लें बच्चे को, और डॉक्टर साहब उनको चेकअप करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरी सवाल है कि मधेपुरा का जो साक्षरता दर है और आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाकर समाज में यह सुनिश्चित किया जा सके कि जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हो, इस दिशा में किस तरह का जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है जो कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि आप इस लाइन से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी लंबा समय है और रोज़ाना आप सैकड़ों इस तरह की चीज़ों से रूबरू होती है, तो जाहिर सी बात है आपको इसका अनुभव ज़्यादा होगा। जी, सबसे पहले तो है कि आप अपने समाज में एक क्वालिटी एजुकेशन लाएं। जब तक आप एजुकेशन नहीं लाएंगे तो वो अवेयर ही नहीं होगा कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल में ANC क्लास शुरू किए, एंटीनेटल केयर क्लास की, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारी महिलाएं उसके लिए जागरूक नहीं हुई, वो नहीं आई। लेकिन वो महिलाएं जरूर आई जो कि एकदम पढ़ी लिखी थी, जबकि आप वो फ्री किए। हाँ, बिल्कुल, मेरा ANC क्लास फ्री था और उसके लिए हम 10 दिन से एडवर्टाइज भी कर रहे थे अपने हॉस्पिटल में कि फ्री एंटीनेटल केयर क्लास है, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें योगा, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ, सब पे हमारी बात की जाएगी। लेकिन जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं थी सारी क्लासेस अटेंड की, और जितनी हमारी गाँव की महिलाएं थी और कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो नहीं क्लास अटेंड की। तो मेरा तो यही मानना है कि हम लोगों को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी जो आशा और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है, यदि हम उनको ट्रेन कर देते हैं, उनको हम ये चीज़ें जाके बताते हैं बीइंग अ डॉक्टर कि आप अपने जो आपके साथ जो पेशेंट आप जिनके साथ बहुत टाइम रहती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। यदि वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी तो हमें लगता है कि महिलाएँ जागरूक हो पाएंगी और ये जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है उसका फ़ायदा वो उठा सकेंगी, या प्राइवेट सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के, कि गर्भावस्था में इतनी जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्य कारण इसका एजुकेशन है। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन। इसी वजह से इस तरह की परेशानियां आती है। तो इसमें किस तरह से सामाजिक स्तर पे कोई ऐसा एक अभियान चलाया जाए जो सफल और कारगर साबित हो, इस दिशा में आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो बस यही ओपिनियन है कि आप अपने ग्रास रूट के जो वर्कर है वहां तक पहुंचिए सबसे पहले, जिनसे वो लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी पहले बात किए थे कि आशा और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है, आप यदि कुछ पहल अकेले भी उठाते हैं तो शायद ये कारगर होगा। आप उस आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन करिए
हमें तो लगता है ट्रेनिंग सरकारी संस्थान में दी जाती है और हम लोग चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर से भी हम लोग भी दें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम लोग कुछ आशा और आंगनबाड़ी वर्कर को ट्रेन करें या फिर भी ऐसे भी कुछ ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं को ट्रेन करें ताकि वो जाके उस समाज में उन महिलाओं को ट्रेन करें जो कि इस जो गर्भावस्था के दौरान क्या खाना चाहिए, कैसे अपने देखभाल करनी चाहिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे क्या ध्यान, मानसिक हेल्थ पे कैसे फोकस करना चाहिए। यदि हम उसको ट्रेन करके वहां तक बार बार इन चीज़ों को फोकस किया जाएगा तो शायद इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंच सकता है। ये बात सही कही। कुछ सवाल लिए जाए जाए, कुछ लोगों के सवाल देखते हैं क्या क्या सवाल किए हैं। के आर अम्बेडकर जी लिखते हैं कि नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर मधेपुरा में पेशेंट को थाइकल ओरिजिनल मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये क्या है? नहीं समझ पा रहे हैं। ये कौन सा यहाँ ये थाइकल है ना? नहीं समझ, इधर थोड़ा सा लाएंगे। इथिकल, हाँ इथिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? सही दवाई दी जाती है। दवाई दी जाती है। और भी जो लोग अभी लाइव से जुड़े हुए हैं, अगर कोई सवाल हो आपके मन में, चूँकि हर घर में महिलाएं हैं, तो अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। उसका जवाब मैम आपको लाइव के माध्यम से ही दे सकती है। अगर कोई लोग हो जिसके साथ कोई समस्या हो महिला रोग को लेकर और जो नवजात शिशु है उसको लेकर, तो आप सवाल कर सकते हैं। उसका जवाब आपको मैम इसी लाइव में देकर आपको उसके उपाय बता सकती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी एजुकेशन की बहुत घोर कमी है। कहीं ना कहीं आप जैसा कि आप बताएं कि जो आपका क्लासेस चलता था उसमें जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो हिस्सा लेती थी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी या कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी और नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन बहुत बड़ा एक कारण बन रहा है। अगर क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि इस क्लासेस का क्या वैल्यू है हमारे लिए। उसमें हम खाने पीने के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम योगा की बात कर रहे हैं। हमारी लड़कियां एक्सरसाइज करके दिखा रही है कि आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपका सवाल था योगा और एक्सरसाइज क्या हेल्पफुल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपने अभी पूछा। हाँ। तो हमारी लड़कियां जो है, हमारी जो ट्रेंड लड़कियां हैं, वो एक्सरसाइज करके दिखा रही है कि आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। तो यदि आप को करके कोई डेमो करके दिखा रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो आप यदि वो क्लास अटेंड करेंगे तो हम चाहेंगे यदि हमारे कुछ लोग कुछ महिलाएं यदि जागरूक होती है तो हम फिर से शुरू करेंगे इस क्लासेस को। और ये क्लासेस हमारा फ्री रहेगा। हम महीना में 2 बार ये क्लास शुरू कर सकते हैं, हम क्लास दे सकते हैं। अगर इंटरेस्ट अगर जगह है हम, हाँ बिल्कुल 10-20 महिलाएं भी आए तो हम बिल्कुल ये ANC क्लासेस शुरू करेंगे। खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, ग्रामीण हो या शहरी हो, हम सबके लिए शुरू करेंगे। हाँ नहीं, खास करके इंटरेस्टेड अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, क्योंकि देखते हैं हम भी जाते हैं तो क्लिनिक पर तो काफ़ी ज़्यादा तादाद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की होती है। तो अगर वो इंटरेस्टेड ले और मैम से ये बोले कि हम लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर मैम आप सभी के लिए एक बड़ी सुविधा जो क्लासेस है उसका, जो आप गर्भावस्था में क्या क्या चीज़ करना चाहिए, किस तरह का खान पान, किस तरह का जो है ना रहन सहन और एक्सरसाइज क्या क्या करना है, डाइट कैसे लेना है, इन सारी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक ट्रेन किया जाएगा आपको, ताकि आपको आखिरी समय में, जन्म के समय में जो है ना कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके, ना आपको और ना आपके गर्भ में पड़ रहे बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी बात होगी खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए। और इसका फ़ायदा मेरे ख्याल से उठाना चाहिए लोगों को। जब आपको फ्री क्लासेस मिल रहा है, फ्री सुविधा मिल रही है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए ताकि ये आपके सेहत में एक कारगर साबित हो सके और आपके बच्चों को सेहतमंद का डिलीवरी हो सके। इस दिशा में लोगों को इंटरेस्ट लेने के लिए काम करना चाहिए। एक सवाल है कि जुड़वा बच्चे पेट में है, उसका रख रखाव कैसे किया जाए? ये मोहम्मद मुमताज़ खां है, वो सवाल किए हैं कि जुड़वा बच्चे पेट में है, उसका रख रखाव कैसे किया जाए? देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो दवाई देती हैं, दवाई प्रॉपर लीजिए, खाना प्रॉपर खाइए। आप कम से कम आधा लीटर दूध जरूर पीजिए, 1-2 फ्रूट्स लीजिए, कोई फ्रूट्स लीजिए। और आप आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट है, विटामिन D3 की टैबलेट है, उसको प्रॉपर लीजिए। यदि कभी भी आपको कोई दिक्कत लगे, पेट में दर्द हो या कोई पानी जैसा जा रहा हो या खून जैसा जा रहा हो,
या पैर में स्वेलिंग हो रही हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मुमताज़ जी आपको मैम का जवाब मिल गया है। पूरा कमेंट तो काफ़ी प्रचलित है, तो जाहिर सी बात है लोग आपकी तारीफ़ करते हुए हेमंत सरकार लिखते हैं कि डॉक्टर नायडू एक सामाजिक रूप से जुड़ी हुई एक डॉक्टर है, समाज में इनका बहुत योगदान है। निश्चित तौर पर हमने भी लगभग 20-25 साल से बड़ा नज़दीक से जुड़ा हूँ और हमने देखा है। दीनबंधु कुमार लिखते हैं डॉक्टर तो बहुत हैं लेकिन मैडम जैसी व्यवहार कुशल डॉक्टर बहुत कम है। जाहिर सी बात है आपने इतनी सेवा की है, हमने देखा है कि गरीब मरीज़ है जिसके पास पैसे की कमी है, आपने उसका भी इलाज उसी तौर पे किया है और उसको भी एहसास नहीं होने दिया है कि पैसे की कमी है। इलाज कर दिया है, कई लगता है कि महीनों बाद भी आकर वो अगर कम भी पैसा दी है तो हमने भी कई गरीब पेशेंट्स का इलाज उसमें आपके सौजन्य से करवाया है और काफ़ी हद तक आपने रियायत बरता उसमें, तो जाहिर सी बात है लोग तारीफ़ करेंगे ही। पूरा कमेंट अभी तक जो भी आ रहा है वो तारीफ़ों से ही भरा हुआ है। ये बहुत कम लोग हैं इस तरह की जो क्या कहते हैं कि समाज में अपना इस तरह का जो इज़्ज़त और सम्मान और प्यार पाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि लोग काफ़ी संतुष्ट हैं आपके जो भी खिदमत आप दे रही हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। जाहिर सी बात है एक छोटे से जगह से आपने मधेपुरा में एक शुरुआत किया था, मेरे ख्याल से 2000 ईस्वी के पहले में आपने शुरुआत की है? नहीं 2011 से हम, हाँ 2011 से आपने शुरुआत की और एक छोटे से क्लिनिक से आपने शुरुआत की। इसमें निश्चित तौर पर आपकी जो इलाज करने की जो तरीका है, जो बेहतर कुशल तरीका है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ और उससे ज़्यादा आपके व्यवहार से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो आज सबसे ज़्यादा पेशेंट आपकी क्लिनिक पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपका बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर व्यवहार भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोग विजय जी दुआ भी दे रहे हैं कि और अधिक ऊंचाई पर आप जाओ दीदी। मैडम अजीत यादव लिखते हैं कि मैडम इलाज के साथ साथ अपने बात से भी मरीज को संतुष्ट कराती हैं। जी बिल्कुल मैं इसी पे बात कर रहा था कि अक्सर होता है कि मरीज को एक अच्छा माहौल नहीं मिलता है और डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो वहीं पर उसका दवाई का जो काम करना चाहिए वो मेरे ख्याल से सोच भी जो ना दवा पर डिपेंड है। नहीं सोच जवाब अब आपको भरोसा है तो आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए दवा खा रहे हैं हम और अगर उस मानसिक रूप से हम अगर सही नहीं है, मतलब डिस्टर्ब है, मतलब गुस्से में है या परेशान है, तो फ़ायदा मेरे ख्याल से उतना दवा नहीं करेगा जितना उसको स्वस्थ सोच के समय में करेगा। ये मेरा अपना लॉजिक, इस पर आपका क्या कहना है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अक्सर देखा है। तो चूँकि एक उदाहरण देते कि हमारे मित्र थे और उसको कैंसर हो गया था, टीचर थे, और वो जब उनको थोड़ा शंका हुई तो मात्र 2 दिन पहले हमसे अच्छे से बात किया और बोला कि जाते टेस्ट करवा के हम आ जाते हैं और फिर टेस्ट करा के फिर आ जाएंगे तीसरे दिन चौथे दिन। टेस्ट कराने जब पहुंचा ये और जब इसको कंफर्म हो गया कि इसको कैंसर है, उसके बाद से वो ना किसी से कुछ बात किया और ना ही कुछ बोला किसी को, खामोश हो गया और विदिन 2 दिन के अंदर जिस तरह से अभी हम सेहतमंद है ना एकदम ऐसे। मतलब पेशेंट को तो खैर बताना ही नहीं चाहिए कि आपको ये बीमारी है, उससे उसको जो 10 दिन और जिंदा रहते हो पहले ही वो चले जाएंगे। कहीं तो ये सोच भी ये सब चीजें मैटर तो करती है कि आपको किन बातों को कब आपको अपने मरीज के पास रखना है या नहीं रखना है। इसलिए क्या है कि व्यवहार भी बहुत मायने रखता है और जहाँ इलाज होता है, जिस तरह से आपने जो नायडू मेडिकेयर का जो एक विशाल एक क्लिनिक को, अस्पताल को बनाया है, जो अक्सर आज से पहले हम बड़े बड़े शहरों में देखा करते थे, लेकिन अब मधेपुरा में आपकी मेहनत और आपकी लगन की वजह से वो एक चीज़ खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर वो मील का हमने ओपनिंग के समय में जब उद्घाटन हुआ था तो उस पर भी कई मधेपुरा के बहुत जाने माने डॉक्टर्स वगैरह भी आए थे। उस उद्घाटन समारोह में उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में नायडू मेडिकेयर मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पर वो चीज़ देखने को मिल रहा है। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल के साथ साथ और कम फीस में
लोगों को लगता है कि इतना वीआईपी हॉस्पिटल है, लेकिन आपके यहाँ जाने के बाद दूर से लगता है, लेकिन नज़दीक से जाने के बाद पता चलता है कि बात वही है। लेकिन आप जानबूझकर वो सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि आपका पेशेंट जल्दी सिक्योर हो, अच्छा फील महसूस करे। और आपने इस क्षेत्र में मधेपुरा और कोसी क्षेत्र में आपने ये इस तरह का एक संस्था खोलकर, अस्पताल खोलकर निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आपने दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। दीनबंधु जी लिखते हैं कि मैडम किसी भी पेशेंट के गार्जियन को उलझा के नहीं रखती, जो भी बताती है क्लियर कट बताती है। निश्चित तौर पर ये बात सही है और अक्सर हमने भी इस चीज़ को देखा है। एक सपना यादव जी हैं, वो लिखते हैं कि नायडू मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में बहुत ही अच्छा इलाज व्यवस्था है। हम अपने परिवार से जुड़े 5 व्यक्तियों का इलाज करवाए, जिसमें सारा मरीज ठीक और स्वस्थ है। बहुत ही अच्छा अस्पताल है, मधेपुरा ज़िला में उपलब्ध है, जो यहाँ गरीब और लाचार व्यक्ति को इलाज की शुरुआत में बिना पैसे का भी इलाज किया जाता है। यह अस्पताल कोसी जोन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। निश्चित तौर पर हम भी यही बात कर रहे थे और लोगों की भी उसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ये बहुत बड़ी दौलत आपने कमाया है पिछले मान के चलिए कि 1 दशक से ज़्यादा हो गया मधेपुरा में। हाँ, 1 दशक से ज़्यादा आपने ये बहुत बड़ी दौलत कमाया है। और आपकी जो मेहनत है, हमने तो देखा है कि 2 से 3 बजे रात में भी आप पेशेंट के पास रहती है, ये कम देखने को मिलता है। अक्सर टाइम पर डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद जो है ना नर्सिंग स्टाफ वगैरह देखते हैं, लेकिन कम देखने को मिलता है कि आप 2 बजे 3 बजे रात भी कभी ऑपरेशन थिएटर में नज़र आती हैं, तो कभी पेशेंट का चेक चाक करते नज़र आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक गंभीरता है कि इसे अपने मरीज को लेकर, और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैडम ने जो महिला रोग और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को लेकर जिन जिन बातों पर, जिन जिन बिंदुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए लाभदायक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो उनको भी निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो भी इस खबर को देखकर, और मैडम का जो दिशा निर्देश है किस तरह से रहना चाहिए इस गर्भवती महिलाओं को, शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, उस पर अगर वो अमल करे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।